इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आ जाइए। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें क्या है, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले रिक्वायरमेंट में क्या दे रखा है, यहाँ पे बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, तो हम लोग को कंप्यूट करना है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो हम लोग को निकालना है सबसे पहले वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। फिर यहाँ पे बोला कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड, कितना वर्क सर्टिफाइड नहीं है ये भी हम लोग को कैलकुलेट करना है। एंड नोशनल प्रॉफिट, तो हम लोग को नोशनल प्रॉफिट भी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये हम लोग के पास सम्स में रिक्वायरमेंट है टिल द ईयर एंड 31 दिसंबर 2020। तो 31 दिसंबर 2020 तक में हम लोग को ये कंप्यूट करना है, मतलब निकालना है। एक बार उससे पहले चेक कर लूं। ये निकालना है। अब देखिए सम्स में हम लोग के पास गिवन क्या क्या चीज है। सबसे यहाँ पे बोला द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेयर इनकर्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें यहाँ पे मटेरियल परचेज दे रखा है। फिर यहाँ पे मटेरियल ड्रॉन फ्रॉम स्टोर, स्टोर से कितना फिर से लेकर के आया गया। फिर यहाँ पे वेजेस कितना है। फिर यहाँ पे प्लांट इशू का दे रखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे चार्जेबल एक्सपेंस दे रखा हुआ है। फिर अपोर्शनमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा हुआ है। आगे बोला द कॉन्ट्रैक्ट वाज ₹4.20 लाख एंड इट कमेंस्ड ऑन जनवरी 1, 2020। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कब कमेंस हो रहा है, जनवरी 1 को। फिर उसके बाद बोला द वैल्यू ऑफ द वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड अप टू 30 नवंबर 2020 वाज 13 लाख। तो यहाँ पे 13 लाख का यहाँ पे वर्क क्या हो चुका है, सर्टिफाइड हो चुका है, कंप्लीट एंड सर्टिफाइड हो चुका है। ऑफ विच 10,40,000 रिसीव इन कैश, इसमें से 10,40,000 यहाँ पे रिसीव हो चुका है। एंड द बैलेंस बीइंग हेल्ड एज बैक एज रिटेंशन मनी बाय द कॉन्ट्रैक्टेड, और बचा हुआ जो भी अमाउंट था वो कॉन्ट्रैक्टेड रिटेंशन मनी के रूप में रख लिया। ठीक है, आगे बोला द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड सब्सिक्वेंट टू द आर्किटेक्ट सर्टिफाइड बट बिफोर 31 December 2020 was 60,000. The value of work completed subsequent to the architect certified but before 31st December 2020 60,000. There were also lying in the site of material value of 40,000. तो यहाँ पे मटेरियल जो वैल्यू 40,000 का है वो कहाँ पे ये साइट पे ही रखा हुआ है। उसके बाद बोला इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द वैल्यू ऑफ द प्लांट एज एट 31 December 2020 was 30,000। तो जो भी यहाँ पे प्लांट दे रखा हुआ था वो 30,000 का ही अभी बचा है। इससे हम लोग को यहाँ पे बनाना यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब हम लोग को इसमें निकालना है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड भी निकालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड भी हम लोग को निकालना है और हम लोग के पास को नोशनल प्रॉफिट भी निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, तो हम लोग को हमेशा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना होगा। तो चलिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे और एक एक यहाँ पे पॉइंट जो दे रखा हो उसे हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आ जाइए यहाँ बनाते हैं कॉपी में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और आप लोग समझ भी लीजिएगा कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। सिंपली एक समझ लीजिए कि एक मटेरियल का अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, मटेरियल का अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, वो समझ लीजिए। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है। तो आज ये कॉपी में बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इलस्ट्रेशन नंबर 4 ये दे रखा हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह हम लोग बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला कि मटेरियल कितना का परचेज हो चुका है, 6 लाख का। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे हम लोग मटेरियल परचेज कितने का है, 6 लाख का। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं 6 लाख। इसके बाद हम लोग के पास क्या दे रखा, मटेरियल ड्रॉन फ्रॉम स्टोर, तो स्टोर से कितना यहाँ पे ड्रॉन किया गया, तो वो यहाँ पे 1 लाख का दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। स्टोर से यहाँ पे इशू किया गया, तो यहाँ पे स्टोर इशूड फ्रॉम स्टोर जो कितने का हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास हो जाएगा 1 लाख का। सिंपली हम लोग किस अकाउंट की तरह बना रहे हैं, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी बनाने वाले हैं। फिर उसके बाद वेजेस दे रखा हुआ है, तो वेजेस को भी हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे 2,25,000। तो यहाँ पे 2 वेजेस जो हो जाएगा 2,25,000। फिर इसके बाद हम लोग के पास जो दे रखा हुआ वो प्लांट इशू, तो यहाँ पे हम लोग देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो प्लांट इशू को हम लोग नहीं लिखते थे, बट इस केस में हम लोग देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, डेप्रिसिएशन लिखते थे। बट डेप्रिसिएशन का ही दूसरा रूप में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लांट इशू लिखेंगे। प्लांट इशू मतलब जितने का भी प्लांट रहेगा वो हम लोग इसमें के डेबिट साइड में लिखेंगे, और जितने का क्लोजिंग जो बैलेंस बचेगा उसे हम लोग को कहाँ लिखना होगा, क्रेडिट साइड में। देखिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि प्लांट यहाँ पे कितने का परचेज किया गया था, मान लेते हैं कि प्लांट परचेज किया गया था 3 लाख का। अब डेप्रिसिएशन इसमें कितना चार्ज हुआ, तो मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज हुआ 1 लाख का। ये प्लांट का परचेज का वैल्यू था और यहाँ पे डेप्रिसिएशन 1 लाख का चार्ज किया गया, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कितना होगा, तो ये होगा हम लोग के पास 2 लाख। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे उस टाइम में ये जो 1 लाख होता है उसे हम लोग कहाँ लिखते हैं,
तो उसे हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड में। बट जब हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो जो प्लान का वैल्यू होगा उसे डेबिट साइड में लिखेंगे और यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो जो एक्चुअल में नेट इफेक्ट देखा जाएगा तो वो तो हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का रहेगा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट। तो यही हम लोग के पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट अकाउंट जब भी बनाएंगे तो इसमें डिफरेंट तरीका होता है इसके लिखने का, जहां पे हम लोग लिखते हैं कि डेबिट साइड में जो भी प्लान इशू रहेगा वो लिख देंगे और क्रेडिट साइड में जो उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हम लोग लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस में कितना इसका बैलेंस दे रखा हुआ है 75,000, तो यहाँ पे लिख दीजिए 75,000। फिर हम लोग के पास चार्जेबल एक्सपेंस, तो यहाँ पे एक्सपेंस दे रखा हुआ है 75,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चार्जेबल एक्सपेंस जो कितने का दे रखा हुआ है 75,000 का। फिर एक्सपेंस के बाद हम लोग के पास एक और एक्सपेंस दे रखा हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो उसे भी लिख देंगे। तो यहाँ पे टूल लिखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कितने का दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास 25,000 का, तो ये लिख दीजिए 25,000। ये हो गया। अब 25,000। अब हम लोग आपको यहाँ पे एक चीज आप लोग को समझना है, यहाँ पे राइट साइड में लिखना होता है बाय वर्क इन प्रोग्रेस। जब हम लोग लिखते थे क्या लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उस टाइम में क्या लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। बट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें सबसे पहले जो पहला पार्ट होता है वो उसे क्या हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और दूसरा पार्ट जो यहाँ पे होता है उसे लिखते हैं हम लोग वर्क अनसर्टिफाइड। ये समझ में आप लोग को आना चाहिए, मतलब ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया। एक वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड लिखते हैं, दूसरा हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो ये 2 पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना है। अब सम यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना दे रखा हुआ है और वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना दे रखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड, यहाँ पे ये लाइन पढ़िए, द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड अप टू 30 नवंबर 2020 वाज 13 लाख। यहाँ पे 13 लाख का वर्क क्या हो चुका है, सर्टिफाइड हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड में कितना लिखेंगे, 13 लाख लिखेंगे सर्टिफाइड में। और उसके बाद जो हम लोग के पास एक दो दे रखा हुआ वर्क अनसर्टिफाइड का पॉइंट, वो क्या दे रखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड सब्सिक्वेंट टू द आर्किटेक्ट टू द आर्किटेक्ट सर्टिफाइड बट बिफोर 31 दिसंबर 2020, मतलब 31 दिसंबर 20 से पहले यहाँ पे सर्टिफाइड किया गया, जिसका वैल्यू कितना है 60,000। इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू ऑफ वर्क क्या होगा अनसर्टिफाइड। तो यहाँ पे लिख दीजिए वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड में कितना 60,000। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला कि देयर वेर ऑल्सो लाइंग द साइट मटेरियल वैल्यू ऑफ कितना 40,000 का, और यहाँ पे दिसंबर में यहाँ पे क्या बोला कि जो प्लान का वैल्यू होगा वो सिर्फ और सिर्फ 30,000 का। तो मटेरियल जो भी साइट पे है उसे हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस करके, यहाँ पे लिख दीजिए बाय मटेरियल एट साइट, जो कितने का था मटेरियल एट साइट में 40,000 का, तो यहाँ पे 40,000 लिखेंगे हम लोग। फिर जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है जो वैल्यू ऑफ प्लांट, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय वैल्यू ऑफ प्लांट जो कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। ये हम लोग के पास आ गया। और इसका जो भी डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है, तो उसे हम लोग लिखते हैं कॉस्टिंग पीएल में, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, जिसे बोला जाता है नोशनल प्रॉफिट। ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा बैलेंस शीट फिगर करके आ जाएगा। डेबिट साइड में रहेगा तो यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड में रहेगा तो यहाँ पे नोशनल लॉस आ जाएगा। तो ये समझने में कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं है नोशनल प्रॉफिट या लॉस में। ये हो गया। अब देखिए एक बार मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ, कोई कॉन्टैक्ट जो अकाउंट हम लोग बनाते हैं वो सेम बनाते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते हैं वैसे बनाते हैं। इसमें जो डिफरेंस होता है वो डेप्रिसिएशन ना लिख करके हम लोग डेप्रिसिएशन के बदले क्या करते हैं कि जो भी उसका वैल्यू होता है, जो एक्चुअल में वैल्यू होता है वो लिखते हैं डेबिट साइड में, और जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसे हम लोग लिखते हैं कहाँ पे क्रेडिट साइड में। और इस दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, तो वो हम लोग के पास डेप्रिसिएशन में चला जाएगा। और एक चीज यहाँ पे, और ये तो मटेरियल एट साइड मतलब क्लोजिंग स्टॉक आ गया। और दो चीज हम लोग लिखते हैं यहाँ पे WIP में लिखते हैं, एक वर्क सर्टिफाइड और दूसरा लिखते हैं हम लोग वर्क अनसर्टिफाइड। तो ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट नहीं होता है, पहले हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे, इससे टैली करेंगे, उसके बाद कंप्लीट होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 13 लाख प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000, तो ये हम लोग के पास टोटल में जो आ गया वो कितना आ गया 14,30,000। यहाँ पे लिख दीजिए 14,30,000। यहाँ भी आ जाएगा 14,30,000। इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 6 लाख, फिर माइनस करेंगे 1 लाख, फिर माइनस करेंगे 2,25,000, फिर माइनस करेंगे 75,000, फिर माइनस करेंगे हम लोग 75,000 एंड फिर माइनस करेंगे 25,000। तो ये हम लोग के पास आ गया 3,30,000, जो इस केस में हम लोग के पास क्या आ चुका है नोशनल प्रॉफिट। और इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।
बस इसे आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। क्या 2 पॉइंट रिवाइज करना है कि बाई WIP होता है जहाँ पे वर्क सर्टिफाइड हम लोग लिखते हैं और एक लिखते हैं वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो गया जो इलस्ट्रेशन नंबर 4।